आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सिकंदर का भारत अभियान। इस दौरान इसके आने और जाने के क्रम में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई सारे का हम लोग क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। अंतिम तक मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको लॉजिकली सारी चीज याद होता जाएगा। जैसे वीडियो देखेंगे मेरे ख्याल से तुरंत आपको याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके जन्म के रिगार्डिंग, सिकंदर का जीवनी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए इसका जन्म 356 में बीसी में हुआ और इसकी मृत्यु हुई, ये कब हुई? 33 साल की उम्र में हुई। कब मृत्यु हुई? 33 साल की उम्र में। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 साल की उम्र और साल बीच में 2 घुसा दीजिए, हो गया। यहाँ इसकी मौत होती है और कितने? 33 साल के उम्र में। क्लियर? उसके बाद स्थान, इसका जन्म स्थान है देखिए पेला। पूरे यूनान से लेके जीता जीता आ रहा है, लेकिन इस पेला कहाँ पे गया? इंडिया में पेला गया। इसीलिए आप इसका जो गांव है वो गांव का नाम याद रख सकते हो। उसके बाद इसका जो शहर था, राज्य था, उसका नाम था मैसिडोनिया। ठीक है, मैसिडोनिया। प्लस इसका देश का नाम था यूनान। यूनान को ग्रीस भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? एथेंस इसकी अभी राजधानी है यूनान की। मैसिडोनिया ये यूनानी भाषा में है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं मकदूनिया। एक ही जगह है, हिंदी में अलग नाम और यूनान में, यूनानी भाषा में अलग नाम। अभी आप कम से कम 20 नाम ऐसे देखेंगे जिसका यूनानी लैंग्वेज में अलग है और हिंदी में अलग है। जिस तरह पूर्व, हम लोग उसका नाम पूर्व है हम हिंदी में, लेकिन वो जो यूनान के साहित्यों में उसको पोरस लिखा गया। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे अभी नाम आपको मिलेगा। तो मैसिडोनिया का नाम मकदूनिया, तो ये मकदूनिया का ही शासक था। कौन? इसका पिता। इसका पिता का नाम क्या है? फिलिप। फिलिप याद करने से नहीं चलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन है फिलिप 1, फिलिप 2, फिलिप 3 दे देगा तो हालत खराब हो जाएगा। फिलिप 2 इसके पिता का नाम। ठीक है, माता जी का नाम वेरी सिंपल है भाई, वेरी वेरी सिंपल है, ओलंपिया। ओलंपिक का जनक कौन है? यूनान है। ओलंपस देवता कहाँ का? सन देवता को हम लोग ओलंपस नाम से पूजा करते हैं। हम लोग सूर्य देव बोलते हैं, हम लोग ओलंपस बोलते हैं। तो इसकी माँ का नाम भी उसी तरह है, ओलंपियस। ओलंपियस। इसकी माता जी कौन थी? एक जादूगरनी थी, विच। ठीक है, विच थी, जादूगरनी, जादूगरनी। और ये अपने पिता, ये इसको सिकंदर को यूसु का बेटा करता था कि यूसु का बेटा। और फिलिप 2 कौन थे? इस मैसिडोनिया मकदूनिया का राजा था। ठीक है, मकदूनिया का राजा था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए फिलिप के बारे में जान लीजिए। फिलिप देखिए 359 ईस्वी बीसी में राजा बना था और 335 ईस्वी में इसकी मौत हुई थी। ठीक है, तो मौत हुई थी 335 बीसी में और 335 ईस्वी में इसका बेटा सिकंदर राजा बना। और कब राजा बना? 20 साल की उम्र में बना। इससे भी आपको याद हो जाएगा। अब 356 में जन्म हुआ और 335 घटा के देखिए 20 साल होगा। ठीक है, 20 साल कुछ महीने थे, लेकिन जब तक 21 साल नहीं हो जाता है तो उसको 20 साल ही मानेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 साल में ये राजा बना था और 33 साल में इसकी उम्र हुई है। 33 साल में इसकी मौत हुई थी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वाइफ का नाम, वाइफ का नाम भी पूछा जाता है। वाइफ का नाम बहुत ही सिंपल है, साबुन एक लगाए होंगे रेक्सोना, तो इसकी वाइफ का नाम भी रेक्सोना था। रेक्सोना साबुन आप लगाए ही होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और स्टेटेरा, एक वाइफ स्टेटेरा का भी नाम आता है जिक्र में। ठीक है, तो ये 2 वाइफ, इसका नाम, ये दोनों वाइफ का नाम याद रखना चाहिए। अब देखिए सिकंदर को यूनानी, ये तो हमारे इधर के भाषा में सिकंदर बोला जाता है। ठीक है, ये फारसी भाषा में सिकंदर नाम है। इसका ओरिजिनल नाम क्या है यूनानी भाषा में? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर कौन सा वाला? तीसरा वाला अलेक्जेंडर है ये। इससे पहले 2 अलेक्जेंडर रह चुका है।
इसके मौत के बाद राजा कौन बनता है? जिसका बेटा बनेगा। इसका बेटा का क्या नाम है? सेम नाम है, अलेक्जेंडर 3 के जगह अलेक्जेंडर 4 इसका बेटा था। ठीक है, वेरी सिंपल है। अलेक्जेंडर 4 इसका बेटा, बीबी रेक्सोना, और स्टेटेरा का नाम याद रखना थोड़ा सा टिपिकल होगा। बाप का नाम फिलिप 2। तो ये याद कर सकते हो सिंपली। अब देखिए इसका गुरु कौन था? इसका गुरु था एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु, हिंदी में अरस्तु और यूनानी भाषा में एरिस्टोटल। ठीक है, और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लूटो। ये भी दार्शनिक। प्लूटो का गुरु कौन था? सुकरात। ठीक है, सुकरात, सोक्रेट, इंग्लिश में नहीं, मतलब यूनानी भाषा में कहते हैं। तो इसका ट्रिक्स याद कर लिए, SPA। फिर अरस्तु का चेला कौन था? अलेक्जेंडर। तो इस पा के तौर पे याद कर लीजिए इसे। ठीक है, अलेक्जेंडर का गुरु अरस्तु का गुरु प्लूटो का गुरु सुकरात। क्लियर? अब देखिए ये सब विद्वान थे, दार्शनिक थे ये लोग। ठीक है, फिर इसका चेहरा ठीक दार्शनिक बना, इसका चेहरा ये भी दार्शनिक बना, लेकिन इसका चेहरा दार्शनिक क्यों नहीं बन पाया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। ये था एक राजा का बेटा, हमेशा घर में ही देखता है बाप इसका मारपीट कर रहा है, एक राज्य को जीत रहा है, दूसरे राज्य को जीत रहा है, इस तरह का। तो अरस्तु देखिए, अरस्तु जब भी अपना कोई भी दार्शनिक भाषण देता था तब वो 2 राजाओं का बहुत जिक्र करता था, और उस मतलब भाषण तो किसी और सेंस पे देता था, लेकिन बहादुरी जो है ना, बहादुरी हमेशा दिखाया जाता था 2 राजा का इसके द्वारा। देखिए हरक्यूलिस, सिनेमा भी हरक्यूलिस, उसमें देख सकते हो। ये इस राजा, कहाँ का राजा रहता है? यूनान, जहाँ इन लोगों का जन्म हुआ। दूसरा किसका? साइरस का उदाहरण देता है, ईरान का राजा। ईरान, ये दोनों बहुत बड़ा राजा होता है, बहुत बड़े एरिया को काबू करता है। तो हमेशा इसकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे अरस्तु। तो अलेक्जेंडर को पढ़ने लिखने में, दर्शन से कोई रुचि नहीं रहता था, बस हरक्यूलिस के बारे में जानने में रुचि रहता था। ठीक है, तो यहीं से इसका प्रतिभा जागी कि मैं हरक्यूलिस की तरह और साइरस की तरह क्या, इससे भी बड़ा विजेता बनूंगा। वहीं उसके पास सपना पल गया कि विश्व विजेता बनना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए ये सब सारे यूनानी है। ठीक है, सारे यूनानी है। बाहर में सब पूछा जाता, सुकरात कहाँ कराने वाला था? यूनान। प्लूटो यूनान, अरस्तु यूनान, अलेक्जेंडर यूनान। क्लियर? तो इससे भी एक फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अलेक्जेंडर एक सपना देख लेता है, सपना भी कितना बड़ा देखता है। बोलता है कि मैं उसी राज्य को सबसे पहले जीतता हूँ जहाँ इसके जो ड्रीम मॉडल है ना, इस यहाँ पे, तो ये पहले हरक्यूलिस का ही राज्य को जीतता है, हरक्यूलिस जहाँ शासन करता है। उसके बाद ईरान को जीतता है जहाँ साइरस शासन करता है। उसके बाद मतलब अपने गुरुओं के रोल मॉडल ने जिस एरिया को कंट्रोल किया था उस एरिया को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद बाकी का काम आता है, बाकी पे ये करता है। चलिए इसके कुछ उपनाम से सारे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उपनाम एक तो देख लीजिए, उपनाम में सिकंदर। ठीक है, सिकंदर नाम कहाँ से आया ये भी अभी बताऊंगा। एक अलेक्जेंडर 3 जो यूनानी भाषा साहित्यों में। ठीक है, ये अपभ्रंश है। ठीक है, फारसी भाषा का अपभ्रंश है, वो अभी मैं बताऊंगा। देखिए जब ये ईरान को साइरस, अभी बोला ना, साइरस को अटैक करता है। ठीक है, साइरस को अटैक करता है, ईरान जब जाता है। ईरान क्या? फारस, पुराना नाम इसका फारस था, वहां पे फारसी सभ्यता था। ठीक है, फारसी सभ्यता था। तो जब ईरान पे अटैक किया था तो वहां के लोगों ने इसका नाम क्या दिया था? एस्कंदर ए मकदूनी। एस्कंदर ए मकदूनी, मतलब यही मकदूनी है। मकदूनी में मसिडोनिया का ही नाम मकदूनी था, तो ये मकदूनी का एस्कंदर में राजा, यही एस्कंदर वर्ड टूट के ही सिकंदर बना। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम, ये फारसी में एस्कंदर ए मकदूनी। ठीक है, सिकंदर ये प्रचलित नाम हो गया हमारे इस मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट में। अब देखिए अलेक्जेंद्र नाम था, इसको हिंदी साहित्य में अलेक्जेंद्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी कुछ दिन के बाद ये एक उपाधि धारण करता है। जब ईरान को, जब अपना साइरस अपना रोल मॉडल का एरिया जीत लेता है ये, तो ये अपना उपाधि धारण करता है, ईरान का सम्राट।
या ईरान का राजा, ठीक है, ये उपाधि धारण करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इतना इसके उपनाम और उपाधि से आपको याद रखना होगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये यूनान को जीत लिया भाई। 335 ईस्वी में ये राजा बनता है। 37 तक में, ये 337 तक में ये क्या करता है, बहुत बड़ा फौज खड़ा कर लेता है, ठीक है। 30,000 पैदल सेना और 5,000 घुड़सवार, ठीक है। लेकिन यह 30,000 और 5,000 जब इसकी सामना बड़े राजा नंदवंश से घनानंद से होगी ना, उस समय इसकी हालत, इसकी सेना की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये 30,000 है, उसके 2 लाख पैदल सेना है, एक एक थप्पड़ ही खत्म कर देगा। तो इससे हौसला टूटता है। वो हम लोग बाद में देखते हैं कैसे इसका हौसला टूटता है। तो बड़ी सेना लेता है, सबसे पहले यूनान को ही जीतता है, ठीक है। मकदूनिया का तो राजा रहता ही है, मकदूनिया एरिया पहले अपने यूनान को जीतता है, ठीक है। उसकी मतलब हरकुलियस का एरिया, हरकुलियस यहीं का राजा रहता है, इसका रोल मॉडल। उसके बाद ईरान को जीतता है, ईरान साइरस जो इसका रोल मॉडल है। तो यहाँ पे इस समय जब ईरान को जीतता है तो यहाँ का डोरियस 3 राजा रहता है, डोरियस 3। ये डोरियस हम लोग किसमें, यूनानी साहित्य में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में हम लोग क्या लिखते हैं, इसका नाम दारा, ठीक है, दारा 3, क्लियर। यहाँ ये भी याद रख लीजिए कि ईरान पहला ईरानी जिसने इंडिया पे अटैक किया, दैट इज साइरस, वही साइरस जो इसका रोल मॉडल है। लेकिन ये असफल रहा, कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। अटैक किया और छोड़ के चला गया। इसके बाद जो डोरियस 2, ये डोरियस 3 है, डोरियस 2 ने पहले बार सफल आक्रमण किया था इंडिया में, ठीक है। ये ईरानी था, पहला ईरानी जो इंडिया पे अटैक किया था साइरस, लेकिन असफल रहा। और सफल जो किया वो डोरियस, ठीक है। डोरियस 3 को हराता है, ये डोरियस 3 को हराता है और ईरान को जीतता है, ठीक है। ये ईरान की जो लड़ाई होती है, डोरियस 3 और अलेक्जेंडर के बीच में जो लड़ाई होती है, उसको 2 नाम है, ईरान का युद्ध, या फिर इसको बोला जाता है ईरान का युद्ध, और इसको अरबेला का युद्ध, आपको अरबेला का युद्ध या ईरान का युद्ध, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये युद्ध कब से कब तक चलता है भाई, ये युद्ध चलता 334 से लेके 330 तक, ठीक है। ये यहाँ उलझा रहता है। यहाँ देखिए जब यहाँ पे ईरान को जीत लेता है, तब इंडिया में हलचल मचती है। जो सबसे कॉर्नर पश्चिमोत्तर एरिया का जो सबसे कॉर्नर में हमारा जो महाजनपद है ना, वो अभी अफगानिस्तान में है, दैट इज कॉल्ड तक्षशिला या गांधार वाला रीजन। वहां पे क्या, वहां का राजा रहता आम्बिक, उसको चेताता है चाणक्य कि भाई तू तैयार रह, तू और सेना बना, सिकंदर पक्का आएगा, विश्व विजेता का सपना देखा है और ऐसे करते करते इंडिया आएगा, तू बस खड़ा हो जा, रणनीति मैं बनाऊंगा, तुझे जिता दूंगा। मगर क्या होता है हम बाद में देखते हैं। तो यहीं से ईरान को जब जीत लिया, तब जाके उसको ईरान को जब जीत लिया, तब जाके इंडिया में उसका प्रभाव पड़ा था गांधार में। तब से ही चाणक्य इधर तैयारी करने लगा था सिकंदर को रोकना है। आगे हम लोग चलते हैं अरबेला के युद्ध के बाद कहाँ कहाँ जीतता है, ये सब जगह याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए ईरान को तो जीतता है, तो ईरान का अभी पर्सोपोलिस राजधानी है, ठीक है। ईरान का पर्सोपोलिस राजधानी है। ईरान को जब जीत लेता है तो पर्सोपोलिस को भी जीत लेता है, ठीक है। अपने उसकी राजधानी पर्सोपोलिस को अपने कैप्चर में ही रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय ईरान की राजधानी कौन था, पर्सोपोलिस। देखिए अब यूनान अपना हरकुलस वाला एरिया जीत गया अपने ही देश का, उसके बाद ईरान अपना दूसरा रोल मॉडल का जीत लिया। उसके बाद कहाँ जीत रहा है ये वो देखिए आप। इसके बाद सीरिया जीतता है, ठीक है। उसके बाद दोनों सभ्यताएं याद रखने के लिए मैं बताता हूँ, सभ्यताएं उस एरिया में जो 2 सभ्यताएं थी ना, नील नदी की सभ्यता मिस्र में और दजला फरात की सभ्यता मेसोपोटामिया में, ठीक है। मिस्र जीतता है नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया दजला फरात नदी की सभ्यता
उसके बाद फिनिशिया, ठीक है, ये माइनर एशिया में मिलता है, मध्य एशिया का हिस्सा है ये फिनिशिया, गाजा, उसके बाद जुदेया, ये जीतता है। इसके बाद अभी जब ईरान से बाहर निकलेगा, इंडिया की तरफ जब आ रहा है, तब बैक्टीरिया और अफगानिस्तान, ठीक है, अब ये कहानी सुनाऊंगा अभी, बैक्टीरिया और अफगानिस्तान, ये सब एरिया ये जीतता है, ठीक है। आपको देखिए यूनान और ईरान इसीलिए याद हो जाएगा क्योंकि इसके गुरु रोल मॉडलों का है, दो सभ्यताओं को जीत जाता है, जो उस समय माना जाता है मेसोपोटामिया, पुराने जमाने में माना जाता था, और मिस्र की सभ्यता, ये याद रह जाएगा। बैक्टीरिया और अफगानिस्तान अभी बताऊंगा, उसी से याद हो जाएगा। बाकी फिनिशिया, जुदिया और गाजा ये याद रखना पड़ेगा इसका जीत का, ठीक है। अब जब इंडिया की तरफ ये कुछ करता है, ठीक है, इंडिया की तरफ कुछ करता है तो क्या क्या घटनाएं होती है वो सब हम देखते हैं। इंडिया जब ये इंडिया की तरफ कुछ करता है तो ये बहुत दूर से आता है, तो इसकी सेना के साथ ये रेस्ट करता है, कहाँ पे, उस जगह का नाम है, जिस जगह पे रेस्ट करता है ना, उस जगह का में एक शहर का निर्माण करता है। ये अलेक्जेंडर की एक खासियत थी कि जहां जहां जाता था शहर बनाता था, एक नगर बना देता। देखिएगा इंडिया में भी बहुत बहुत शहर बनाएंगे, अभी के इंडिया तो घुस ही नहीं पाया, अभी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है उस एरिया में ही घुसा था, उसी एरिया में शहर बनाया, हालांकि है छोटा शहर लेकिन खूबसूरत है, ठीक है। जिस जगह पे रेस्ट किया उसने, उस जगह का नाम दिया अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया ऑफ आर्कोसियंस, ठीक है, आर्कोसियंस, अलेक्जेंड्रिया ऑफ आर्कोसियंस, ये एक शहर बनाया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इस जगह को नाम हम लोग अलेक्जेंड्रिया नाम से जानते हैं, और यही अलेक्जेंड्रिया बाद में कांधार कहलाया, ठीक है, कांधार यही एरिया है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया का ही नाम कांधार है, ये कह सकते हो। अभी कहीं हम हमारी लैंग्वेज में कांधार और यूनानी लैंग्वेज में अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, ये शहर बनाता है। आगे क्या होता है, जब ये रेस्ट लेता है, यहाँ 35 दिन का लगभग रेस्ट लेता है, इसी दौरान ये क्या करता है, देखता है एक ईस्ट साइड में एक वेस्ट साइड में दो राज्य खुले तिजोरी की तरफ पड़े हैं, कमजोर राजा है, तो हम लोग बैठे बैठे क्या करें, इसी दिन के भीतर ये जीत लेता है। एक हिस्से में रहता है बैक्टीरिया और एक हिस्से से अफगानिस्तान, जिसको अफगान, उस एरिया को अफगान कहते थे, तो ये बैक्टीरिया और अफगान जीत लेता है। और बैक्टीरिया और अफगान किसका, ईरान के कंट्रोल में रहता है उस समय। मैंने बताया था महाजनपद जब पढ़ाया था कि ईरानों के कब्जे में 2 महाजनपद ही आते हैं जो अभी इंडिया में नहीं है, 2 ही महाजनपद इंडिया में नहीं है, कम्बोज और गांधार, तो वो वही एरिया है, कम्बोज और गांधार का ही एरिया है बैक्टीरिया और अफगान, ठीक है। इसको जीत लेता है और यही जीत के अपने आप को, मतलब पूरा ईरान का एरिया जीता हुआ हो गया, ये दोनों को अगर जीत लिया तो। यहाँ पे इन्होंने ईरान का सम्राट अपने आप को घोषित किया, ईरान का सम्राट। अब अलेक्जेंड्रिया से आगे निकलता है सिकंदर, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया से आगे सिकंदर कैसे निकलता है, देखिए कैसे आएगा इंडिया। इंडिया आने का एकमात्र रास्ता होता है खैबर दर्रा, ठीक है, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा के थ्रू, देखिए आर्य भी कहा जाता है, खैबर दर्रा के थ्रू ही आया था, ठीक है। खैबर दर्रा के थ्रू आर्य भी इंडिया आए हैं और यहाँ सिकंदर भी इंडिया आ रहे हैं। तो खैबर दर्रा के दौरान, ठीक है, खैबर दर्रा पार करने से पहले उधर पहाड़ियों का ही बहुत बड़ा जाल है, ठीक है, पहाड़ियों के जाल से सिकंदर को पहले सामना करना पड़ेगा, फिर नदियों के जाल से। खैबर दर्रा अभी नहीं पहुंचा, पहुंचने के जस्ट पहले हर एक पहाड़ी घाटियों में उसको आदिवासी कबीलाओं से मुकाबला करना पड़ता है। तो खैबर दर्रा से पहले 3 आदिवासी कबीलाओं से इसकी सामना होती है, ठीक है, एस्पेसियोई ट्राइब्स, ठीक है, एस्पेसियाई ट्राइब्स कहाँ, कुनार घाटी में, इससे इसको जीतना पड़ता है। यहाँ भी बहुत नुकसान होता है,
सिकंदर का अल्टीमेटली जीत जाता है। फिर गुरियस घाटी में, गुरियस घाटी, फिर गुरियस घाटी के बाद स्वात घाटी या पुनेर घाटी, ठीक है, स्वात घाटी और गुनेर घाटी, ठीक है। गुरियस घाटी में इसे गुरानी ट्राइब से लड़ना पड़ता है, और स्वात घाटी और गुनेर घाटी में इसे ओसनिकी ट्राइब से लड़ना पड़ता है। ये देखिए इतने ने इसके रास्ता रोका था, इस चीज को भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब खैबर दर्रा, एक खैबर दर्रा क्या होता है, पास होता है, पहाड़ियों के बीच में जाने का रास्ता है। दो पहाड़ी अगर ऐसा है और एक ऐसा है तो बीच वाले क्षेत्र से निकलने का एक रास्ता को दर्रा बोलते हैं। अब खैबर दर्रे भी एक, खैबर दर्रा एक्सेल से घाटी, तो खैबर दर्रा जो है यहाँ पे आबादियां रहती है, तो यहाँ पे इसे दो जनजातियों से लड़ाई करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हस्ती ट्राइब्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हस्ती ट्राइब्स, एक हस्ती को एस्टस कहते हैं यूनानी भाषा में, इससे लड़ाई करना पड़ता है। और ये जनजाति, इसके 3000 लड़ाके थे, ठीक है, बाकी 3000 लड़ने वाले आबादी थी, इसकी आबादी तो ज्यादा थी लेकिन लड़ने वाले 3000। इसी ने 30 दिन तक रास्ता रोक के रखा था हिटलर का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दिन तक कोई ट्राइब्स अगर रास्ता रोका था तो हिटलर था, ठीक है। और बाद में पूरी आबादी को, 40,000 आबादी को बंदी बनाता है अलेक्जेंडर। तो हस्ती ट्राइब्स आपको याद रखना पड़ेगा। इससे भी ज्यादा आपको याद रखना है मस्सगा का किला, उसके बाद रास्ते में से मस्सगा का किला जीतना पड़ता है। मस्सगा का किला, ये किला कहाँ है, मसवंती नगर, ठीक है, मसवंती नगर। यहाँ के रानी से लड़ना पड़ता है, रानी कृपा, रानी कृपा से लड़ना पड़ता है। रानी कृपा को उसके भाषा में, यूनानी भाषा में क्लियोफिस, क्वीन क्लियोफिस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए, क्लियोफिस। ये क्लियोफिस एक लड़की रहती है, बहुत बहादुरी से सिकंदर का सामना करता है, और सिकंदर को यहाँ पर रूल, सारे युद्ध के नियम तोड़ने पड़ते हैं, तब जाके क्लियोफिस को कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी सबसे बड़ा अगर नरसंहार अकबर, सॉरी, नरसंहार इस सिकंदर ने कराया है तो मस्तगा का किला के जीतने के क्रम में कराया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और यहीं पे घुटने की चोट, घुटने में चोट सिकंदर को कहाँ की लड़ाई में लगा था, मस्सगा की लड़ाई में घुटने की चोट, ये याद रखना पड़ेगा। ये ड्यूरिंग खैबर दर्रा, खैबर दर्रा पास करेगा तो उसके बाद इसको उस समय का इंडिया, अभी का नहीं, उस समय का इंडिया टच करता है। उसके बाद जब ये दोनों जीतने के बाद इसकी सेना थक जाती है और रेस्ट करता है एक जगह पे, ठीक है। देखिए कहाँ रेस्ट करता है, जब खैबर की दर्रा जाता है उसके बाद खाई मिलता है उसको, एक खाई मिलता है, तो उसको पुल बनाने के लिए 35 दिन का विश्राम लेता है उसकी सेना, 35 दिन का विश्राम। और वो उस जगह का नाम है ओहिंद, ठीक है, ओहिंद में। तो इसी ओहिंद में एक पुल का निर्माण करता है। कहाँ पे पुल का निर्माण करता है सिकंदर, ओहिंद में, और 35 दिन का विश्राम करता है, तो इंडिया आने का एक रास्ता बना देता है वहां पे। इसी दरमियान जो 35 दिन की रेस्ट के दरमियान उसने क्या करता है, लेटर भेजवाता है, किसको, अब की बार राजा से सामना करना पड़ेगा, बड़े राजा से, ठीक है, आम्भिक को लेटर भेजवाता है। आम्भिक, इसके बाद आएगा सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद आम्भिक का रास्ता शुरू होता है। ये सिंधु नदी जाने के लिए उनके पास, सिंधु नदी जाने के पास ओहिंद पुल बनाता है, ताकि हम सिंधु नदी तक पहुंच सके। आम्भिक जब देखता कि सिकंदर है तो अपना समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, वो लड़ाई करना ही नहीं चाहता है, लेकिन उसको चाणक्य समझाता है कि भाई तुम तो सिर्फ लड़ने के सेना को ना, बाकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा और सिकंदर को भगा दूंगा। मगर आम्भिक किसी भी तरह से तैयार नहीं होता है, ठीक है। ओहिंद के पुल के बाद पहुंचता कहाँ, सिंधु नदी, ठीक है। तो इसके लिए मैप का जाल, पहाड़ी जाल पार कर गया सिकंदर। अब नदियों का जाल देखिए, पहले समझिए नदियों का जाल कैसे बना हुआ है। सिंधु रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, वो भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका। इंडस रिवर सिस्टम कैसा, ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी में आके, चिनाब नदी में यहाँ झेलम आके मिलता है, ये झेलम नदी है, ठीक है,
झेलम नदी। यहाँ पे फिर चिनाब में एक और नदी मिलती है, रावी नदी, ठीक है। उसके बाद सतलज नदी एक चिनाब में मिलता है, सतलज, सतलज, ठीक है। और सतलज नदी में आके मिलता है कौन, एक व्यास नदी। इस तरह है इंडस रिवर सिस्टम। तो इस पे भी आपको याद हो जाएगा इंडस रिवर सिस्टम क्या है। देखिए सिंधु यहाँ तक पहुंच गया, वो जो पुल बनाया ना वो हिंद का पुल के वजह से बना के वो सिंधु तक पहुंच गया। सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला साम्राज्य है, तक्षशिला। इस तक्षशिला का मालिक कौन है, राजा आम्भिक, ठीक है। और इसका जो कुलपति है यहीं पे तक्षशिला ये है ना यूनिवर्सिटी, तो वहां कुलपति कौन है, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य इसको छोड़, जब ये घुटने टेक देता है चाणक्य इसको छोड़ देता है और मगध आ जाता है। उस समय घनानंद का शासन रहता है, सबसे बड़ा साम्राज्य इंडिया का मगध रहता है। घनानंद भी तैयार नहीं होता है, बोलता है सिकंदर आएगा तो हम ऐसे चुटकी से मसल देंगे, चाणक्य की तेरा जरूरत नहीं है। फिर चाणक्य क्या बोलता है, नंदवंश का अंत करने के लिए, नंदवंश के घमंड को चूर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की तलाश करता है, वो बाद की घटना है। तो तक्षशिला दो गद्दारों का नाम हमेशा याद आता है, जिसने गद्दार राजा जिसने समर्पण कर दिया बिना लड़े। एक शशिगुप्त, दूसरा ये आम्बिक, ठीक है। ये पहला गद्दार है। इसके बाद जयचंद वैचंद जो आएगा, मिर्जाफर, जयचंद, ये सब तो बाद का गद्दार है। आराम से ये पार कर आ जाता है झेलम के पास, ठीक है। झेलम पार कर जाता है क्योंकि ये आम्बिक ना कि आम्बिक सिर्फ इसका क्या होगा रास्ता दे देता है, बल्कि मदद भी करता है कि हम आगे के राजाओं को जीतने में तुम्हें मदद भी करेंगे। पुरु की लड़ाई में अभी यहाँ पुरुष पोरस लड़ेगा ना यहाँ पे, तो इस लड़ाई में मदद भी करता है आम्बिक और शशिगुप्त। यहाँ पे देखिए झेलम और चिनाब नदी के बीच में किसका शासन है, यहाँ पे पुरुषोत्तम का शासन है, महाराजा पुरुषोत्तम, बहुत वीर रहता है पुरुषोत्तम, ठीक है। मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग पुरु कहते हैं, प्लस इसको ये कहते हैं पोरस कहते हैं इसको यूनानी भाषा में। यहाँ पे देखिए क्या करता है, आम्बिक और शशिगुप्त मदद करता है, घर के दुश्मन ही मिल जाते हैं। यहाँ पे भयंकर बारिश होती है उस समय, और बारिश के समय झेलम नदी का पानी बहुत भर जाता है। झेलम के उस पार कौन खड़ा है, सिकंदर की सेना, इस पार पोरस की सेना। सिकंदर देखिए इंडिया में जब आया था तो दो सेना लेके आया था, थल सेना जिसका नेतृत्व कर रहा थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, और एक जल सेनापति भी लाया था, जल सेना भी आया था इसका, निर्याकस, ठीक है। तो रास्ता बताने वाला तो था ही, दो शशिगुप्त और आम्बिक। यहाँ झेलम नदी के पानी में दोनों की स्थल सेना एक दूसरे से के सामने खड़ी है, नदी के इस पार उस पार, मगर थोड़ा सा दूर जाके इसने निर्याकस का यूज करता है, जल सेना का यूज करता है, और नदी के विपरीत धारा में सारे सैनिकों को ले जाता है और पीछे से हमला करता है पुरु पे। तो पुरु यहाँ हार जाता है, ठीक है। तो ये निर्याकस के वजह से पुरु को हार पाता है, मेन रोल निर्याकस का रहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, पुरु जब उसके दरबार में जाता है तो पुरु से बोलता है तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करूंगा। तो सिकंदर ऐसे पूछता है, पुरु बोलता है कि जैसे एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है। पहली बार सिकंदर ने देखा कि कोई डट के उसके दरबार में हारा हुआ राजा उसका सामना कर रहा है, तो उससे खुश हो जाता है, और उसके जो राज्य है ये वाला राज्य वापिस दे देता है इसे, ठीक है। और उसके बाद जाते समय आम्बिक को भी उसका राज्य वापस दे दिया जाता है, क्योंकि आम्बिक बहुत बड़ा चमचागिरी किया था। तो ये राज्य यथावत रह जाता है। जब जा रहा है तब, अभी जाना शुरू नहीं हुआ, अभी इंडिया की तरफ आ रहा है। चिनाब और रावी, अब देखिए चिनाब और रावी के बीच में इसको छिटपुट ट्राइब्स की सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रावी और ब्यास के बीच में इसे तीन लड़ाई लड़नी पड़ती, तीन ट्राइब्स का सामना करना पड़ता। सबसे पहले जाते समय इधर जा रहा है जब इंडिया की तरफ, कत्था जनजाति, ठीक है, कत्था जनजाति से कुछ देर लड़ाई करता है, और वहीं पे और वहीं पे अभी पाकिस्तान का मुल्तान जिला है उसी एरिया में, और मोंटेगोमरी जिला है, मोंटेगोमरी, इसका नाम सुनेंगे हड़प्पा सभ्यता में, मोंटेगोमरी, ये मुल्तान, ठीक है।
तो मुल्तान का जो ये रहता है, ट्राइब्स रहता है ऑक्सीड्रोकोई और मल्लई रहता है मोंटेमोंगरी का। ये ट्राइब जब कत्था ट्राइब्स के साथ लड़ाई होता है ये दोनों छुप जाता है पहाड़ी घाटी में, ठीक है, ये दोनों छुपा हुआ है अभी, ठीक है। अभी फिर से लड़ाई होगा, अभी छुप गया जाते समय। जब ये व्यास के पास पहुंचता है तो फिर एक नदी मिल जाती है, तो इसकी सेना बगावत करने लगता है कि भाई तुम कहाँ ले जा रहे हो, अरे पहाड़ का जाल पार हुआ, उसके बाद नदी खत्म ही नहीं हो रहा, सिंधु, झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास आ गया, इसके बाद भी साला पंजाब नदी आ जाएगा। तो हम लोग की हालत तो इसी में खराब हो जा रही है, नदी पार करते करते, पहाड़ पार करते करते। कौन सा देश तू ले आया जीतने के लिए। और उसके बाद वही पता चलता है कि भाई इसके बाद ब्यास नदी के बाद जो शासन चलता है वो मगध साम्राज्य है। ब्यास नदी के बाद कौन है उधर, घनानंद का शासन है। सीधे बात 2 लाख इसका पैदल सेना है, ठीक है, 20,000 इसके पास रथ है। इस तरह करके इतने हथियार, इतने बड़े एरिया का मालिक है, इससे चटनी बना देगा मार के, तो टूट जाता है। तो मतलब उसके सेनाओं के हौसला टूट जाता है। और क्वायानास बोल के एक सैनिक, क्वायानास के नेतृत्व में उसके सैनिक ने विरोध कर देता। क्वायानास एक थल सेना का रहता है कि नहीं अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग 6-7 साल से घर से बाहर है, हम घर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्यास नदी के बाद सिकंदर ने भी फैसला लिया कि नहीं हमको लौट के जाना चाहिए। तो लौट के जाना कब से शुरू हुआ, 325 बीसी में, ठीक है, 325 बीसी में। जाते समय ब्यास नदी में क्या क्या किया, ठीक है। ब्यास नदी के किनारे इसका घोड़ा की मृत्यु हो जाता है, ठीक है, बेऊ केफला, इसके घोड़े का नाम है बेऊ केफला। तो इसकी घोड़े को बहुत प्यार करता है, इसलिए जहां ब्यास नदी के तट पे बेऊ केफला बोल के एक शहर बसाता है, ठीक है। उसके बाद एक और शहर बसाता है इसमें निकैया, ब्यास नदी के पास एक शहर बसाता है निकैया, इसको विजयनगर, अभी उसको विजयनगर कहा जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में। यहाँ पे स्तंभ भी बनाता है, विजय स्तंभ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ पे विजय स्तंभ बनाता है, ब्यास नदी के तट पर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा क्या, ये यज्ञ 12 यज्ञ वेदियां बनाता है, बहुत सारे यज्ञ वेदियां बनाता है और यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है भगवान को थैंक्स देने के लिए कि भाई इतना दूरी जीत गए हम लोग, इतना कम तो है नहीं। यज्ञ वेदियां बनाता है, यज्ञ समर्पित करवाता है, कहाँ, ब्यास नदी के तट पे। और क्या करता है, मोर पकड़ के ले जाता है, मोर, उसके एरिया में नाना मोर नहीं है, यहाँ से मोर पकड़ के ले जाता है। इतना चीजें ब्यास नदी के तट पे करता है। फिर रिटर्न आता है, जब रिटर्न आता है तब 2 ट्राइब्स यहाँ पे था ना, 2 ट्राइब्स ऑक्सीड्रेकोय और मल्लई, मुल्तान वाला मोंटेमोंगरी वाला। ऑक्सीड्रेकोय और मल्लई जो ट्राइब्स है वो छुपा हुआ रहता है कि लड़ाई ना हो, लेकिन जब उसको फिर रिटर्न आते हुए देखता है तो उन लोगों को क्या लगता है, यार वो देख लिया, उसको पता चल गया कि हम लोग छुपे हुए हैं, हमको मारने आया, पहले हम लोगों को मार लेगा उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो दोनों मिल जाता है, ऑक्सीड्रेकोय और मल्लई दोनों ने मिल के सिकंदर पे अटैक करता है, ठीक है, ऑक्सीड्रेकोय और मल्लई। और दूसरा चीज एक याद रखिएगा, ब्राह्मणों ने यहीं पे हथियार उठाया था सिकंदर के खिलाफ। ब्राह्मण तो ऐसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण का काम पूजा करना है, शस्त्र उठाना मना है हम लोगों के लिए, लेकिन ब्राह्मण यहीं पे हथियार उठाता है ऑक्सीड्रेकोय और मल्लई जातियों के साथ सिकंदर की लड़ाई में। और सिकंदर को यही बुरी तरह से घायल होता है, बुरी तरह से घायल। और इसी घायल होने की वजह से ये जब बेबीलोन पहुंचता है तो इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा इसको लेके। बेबीलोन बगदाद के पास है। आगे दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि बाद में देखिए जब जाता है तो बहुत से यूनानी सैनिक थक जाता है, जाने की इच्छा नहीं होता है, मोरल डाउन हो जाता है, तो वो क्या करता है, इधर ही बस जाता है। देखिए तक्षशिला दे देता है रिटर्न आम्भिक को, पोरस को उसका राज्य दे देता है, जो पंजाब एरिया में पोरस राजा था पंजाब। बाकी एरिया में सेल्यूकस निकेटर को राजा बना देता है, अपने जो थल सेनापति है सेल्यूकस निकेटर को राजा बना देता है। बाकी इसकी जितनी सेना आ जाती है यहीं बस जाता है और धीरे धीरे यही एरिया को हिंद यवन एरिया कहते हैं, क्योंकि यवन मतलब होता है यूनान, ठीक है, और हिंद मतलब हिंदुस्तान का। तो इन लोग
मिल के जो आबादी यहाँ बस जाती है, और सेल्यूकस निकेटर के जो एरिया का राजा रहता है उस एरिया को हिंद यवन कहा, कालांतर में हिंद यवन कहा जाने लगता है। अब हमें पढ़ना क्या है भाई कि इसका प्रभाव क्या हुआ, सिकंदर के आने से प्रभाव क्या हुआ। एक तो देखिए काल निर्धारण सिखा इंडिया ने, काल निर्धारण। देखिए सिकंदर के आने के बाद हम लोग काल गणना करना सीखे। पहले आप उससे पहले शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश में देखिएगा कोई भी डेट बताता था तो यहाँ लगभग और लगभग रहता था, एकदम एक्यूरेट डेट नहीं बताता था, क्योंकि हमारे इतिहास लिखने में ये चीज को, काल निर्धारण को ध्यान नहीं दिया गया था। जब सिकंदर आया और सिकंदर के हरेक यूनान के हरेक साहित्य में मतलब काल निर्धारण पूरी अच्छी से होता था, तो वो हमने सीखा। दूसरी बात, नगरों का निर्माण बहुत हुआ इसके आने से। ये छोटे छोटे मैंने बताया ना, निकैया, उसके बाद बेवकेफला, अलेक्जेंड्रिया, ये सब तो नामी नाम है। बाकी जहां भी वो रहता था शहर बनाते रहता था सिकंदर। उसके बाद देखिए इसकी सेना, थल सेना भी आई थी। थल सेना ने पुल बनाया, ठीक है, ओहिंद का पुल, ये तो फेमस पुल है हमारे लिए कि हमें अभी काम में आता है। बाकी इससे पहले बहुत रास्ते में जहां जहां आया वहां पर पुल का निर्माण बनाया। इससे क्या हुआ, हमें यूनान के साथ एक रास्ता मिल गया। और जो आपको भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था यूनान के साथ हमारा व्यापारिक संबंध। हम यूनान के हर एक आदमी इंडिया से ही सामान खरीदते थे। बनारस का साड़ी, मलमल, बंगाल से बने हुए प्रोडक्ट, कर्नाटक के प्रोडक्ट सब यूज करते थे उस यूनान वाले। तो उससे हमें बहुत धन कमाने का मौका मिला था। तो एक थल सेना का रास्ता, जल सेना का रास्ता, जल सेना। आप देखें निर्याकस आया होगा, जमीन से थोड़े ना आया होगा। वो देखिए नील नदी को जीतता हुआ आ रहा है, दजला फरात नदी को जीतता आ रहा है, भूमध्य सागर को के रास्ते आ रहा है, भूमध्य सागर के रास्ते सिंधु नदी पे आया, इंडिया का अरब सागर में आया। तो जहां जहां आया वहां वहां इन्होंने बंदरगाहों का निर्माण किया, बंदरगाह को बनाया या फिर बंदरगाहों को खोज की। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बंदरगाह भारत का बारबीकम ये बनाया, ठीक है, बारबीकम। तो ये भी हमारे लिए फायदा हुआ। उसके बाद पूरे इंडिया को राजनीति इकाई में बांट, इसका आक्रमण से राजनीति इकाई में बांटा। चाणक्य अब तैयार हो गया कि साला ऐसे ऐसे तो बहुत आदमी आता रहेगा, हम पूरे इंडिया को यूनिटी बना देंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की खोज किया और पूरे इंडिया को राजनीतिक इकाई में बदल दिया, एक राजनीतिक इकाई में। तीसरा क्या हुआ, गांधार शैली का प्रारंभ। गांधार शैली, अब देखिए गांधार शैली जो है ये कहते हैं किस देश का स्टाइल है, माने प्रभाव है इसमें। देखिए एक तो हिंदुस्तानी प्रभाव है, इंडिया का तो है ही, जन्म ही हुआ है गांधार में, इसलिए गांधारी शैली। दूसरा यूनान के आने से यूनानियों का भी प्रभाव है और रोमन का भी इसमें प्रभाव। तो गांधार शैली और विकास हो गया। कुछ लोग तो यहीं बस गए थे जब, जिसकी वजह से प्रभाव पड़ा यहाँ के मूर्ति शैली या चित्र शैली या मंदिर शैली, मतलब गांधार शैली में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना याद रख लीजिए, काफी है। एक चीज चलिए एक चीज जो बच गया वो बाद में बताएंगे। ये सेल्यूकस निकेटर से, ये हिंद यवन यहाँ सेल्यूकस निकेटर का राज्य बन जाता है ना, ये अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नंद जब खत्म हो जाएगा तब चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और इसकी लड़ाई होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो अपनी जो बेटी है कार्नेलिया का संधि के तहत शादी देना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेल्यूकस निकेटर ने जो जीत चुका है पहले सिकंदर के जमाने में, काबुल, हेरात, मकरान, काबुल, हेरात, मकरान और एक कोई राज्य था, तो चलिए 4 राज्य था जो इसको देना पड़ता है। बदले में हाथी देता है इसको, 500 हाथी देता है उसको, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य की, भाई तुमने तो 4 राज्य दिया, 500 हाथी लेके जाओ तुम। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज बोल के अपना दूत भेजता है ताकि उसकी बेटी जो कॉर्नेलिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी हुआ है उसका देखभाल करने के लिए और उसके इतिहास के लिए, मतलब वहां के इतिहास लिखने के लिए। तो इंडिका बुक लिखता है इसमें सेल्यूकस निकेटर के सेनापति
मेगास्थनीज में। और इसी इंडिका से हमें पता चलेगा मौर्य काल की सारी जानकारी इसी बुक से हमें मिलती है। वो जो 4 प्रांत जीता था, डोनेशन में देता है, दहेज में देता है चंद्रगुप्त मौर्य का, कंधार, काबुल, मकरान और हेरात। ये चारों के चारों आज के अफगानिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद आप लोग।